महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये गडबड घोटाळा करून भाजपा युतीनं निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून विजय मिळवलाय। या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे, परंतु केंद्र सरकार व निवडणूक आयोग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत। एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली असंविधानिक सरकार स्थापन करण्यात आलं होतं, तर त्यानंतर विधानसभेत मतांची चोरी करून आलेले भाजपा युतीचे हे फिक्सिंग सरकार आहे। मतदार याद्यांच्या घोटाळ्यांची माहिती देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष जनजागृती अभियान करणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली आहे। जसं आपण सगळेजण जाणून आहात की महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने अनेक फ्री अँड फेअर इलेक्शन या संज्ञेनुसार इलेक्शन कमिशनच्या कामकाजावर अनेक प्रश्नचिन्हही उपस्थित राहिलेली आहेत। आणि हे जे प्रश्न आहेत, फ्री अँड फेअरचा जो अर्थ आहे तो मूळ जो आधार असतो मतदानाचा तो असतो मतदार यादी, आणि ती मतदार यादीच बनवताना अनेक घोळ हे झाल्याचं वेगवेगळ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून याआधी सिद्ध झालेलं आहे। आणि हे सिद्ध झालेलं असताना आणि हा मुद्दा महत्वाचा आणि ऐरणीवर असताना विरोधी पक्ष नेते लोकसभेतील आमचे नेते राहुल गांधी साहेबांनी लोकसभेच्या पटलावर या सगळ्या प्रकरणाची महाराष्ट्रातील सर्व निवडणुकीच्या अनुषंगाने ज्या झालेल्या धांदली आहेत, जो गोंधळ आहे, या अनुषंगानं चौकशी व्हावी याकरता लोकसभेमध्ये त्यांनी आवाज उठवला, मागणी केली। वास्तविक पाहता राहुल गांधींनी आरोप केले नव्हते, तर राहुल गांधीजींनी या सगळ्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी ही मागणी खुद्द दस्तखुद पंतप्रधान बसलेले असताना त्या ठिकाणी केली। मात्र चोराच्या मनात चांदणं एक म्हण आहे, त्या म्हणेचा प्रत्यय लोकसभेच्या दरम्यान आला आणि राहुल गांधींनी केलेल्या मागणीला नैतिकतेच्या आधारावर केंद्र सरकारने ताबडतोब एसआयटी किंवा चौकशीची मागणी मंजूर करत असताना त्या ठिकाणी सखोल चौकशीचं आश्वासन नव्हे तर कारवाई करणं अपेक्षित होतं। मात्र या मुद्द्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केलं। दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अनुषंगानं महाराष्ट्रातही हा विषय उचलला गेला, आणि एवढंच नव्हे तर मतदान झाल्यापासून तर काल परवापर्यंत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं आमचं शिष्टमंडळ हे वारंवार निवडणूक आयोगाला जाऊन भेटलं आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी विविध माहिती मागितली, काही आक्षेप नोंदवले। माहितीचा अधिकार कायदा भारतात अस्तित्वात असताना निवडणूक आयोगाने अत्यंत आश्चर्यकारक आणि माहिती अधिकाराच्या विरोधातील असंवैधानिक स्वरूपाचे निर्णय घेतले आणि आम्ही माहिती देऊ शकत नाही अशी एक आश्चर्यकारक आणि एक दुर्दैवी भूमिका ही स्वीकारली। त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे वारंवार जाऊन केलेल्या मागण्यांच्या संदर्भातही आम्ही मोठ्या दीर्घ काळापासून आवाज उठवत आहोत। आणि एवढं सगळं होत असतानाच जेव्हा असं लक्षात आलं की यावर केंद्र सरकार ही लफाछपी करते आहे, केंद्र सरकार चौकशीपासून पळती आहे, तेव्हा राहुल गांधीजींनी आमचे जे मित्रपक्ष आहेत राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शरद पवार गट आणि उभाटा यांच्या प्रतिनिधींसोबत दिल्लीला पत्रकार परिषदही घेतली आणि त्यामध्ये एकंदरीत सगळी जी आपली भूमिका आहे ही विशद केली। आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी या सगळ्या धांदलीच्या अनुषंगानं आम्ही लोकांपर्यंत जाणार आहोत आणि लोकांपर्यंत जाऊन या सगळ्या मतदार याद्यांमध्ये कसा घोळ आणि गोंधळ झाला या संदर्भात आम्ही एक अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आणि आज या संदर्भातली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण चर्चा आणि बैठक ही संपन्न झाली आणि मला आनंद आहे की या बैठकीला अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या कार्यकारी समितीचे सीडब्ल्यूसीचे मेंबर आदरणीय गुरदीपजी सप्पलजी या ठिकाणी आज विशेष करून त्यात सहभाग आणि मार्गदर्शनाकरता आलेले आहेत। तद्वतच अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या डाटा अॅनालिसिस विभागाचे प्रमुख प्रवीण चक्रवर्तीजी देखील आज हा सगळा डाटा आणि हा सगळा एकंदर झालेला जो घोळ आहे त्या अनुषंगानं
तेही आलेले आहेत. आमचे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव BM संदीपजी पण उपस्थित आहे. आणि आज या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या आदरणीय पदाधिकाऱ्यांच्या समवेत आम्ही आज एक या ठिकाणी बैठक घेतली आणि हा मुद्दा जो आहे हा लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याचा आम्ही एक निर्णय घेतला. आणि आगामी काळात आमची मागणी काय आहे की फ्री अँड फेअर इलेक्शन झाले पाहिजे. मतदार यादीतील गोंधळ हे तपासले गेले पाहिजे. जो गोंधळ घालणारा जो आरो असेल, जो संबंधित विभागातील व्यक्ती असेल, जबाबदार व्यक्ती असेल, त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. कारण निवडणुका संपन्न झाल्या, निवडणुकीचं सर्टिफिकेट तर दिलं गेलं, मात्र सर्टिफिकेट दिल्यानंतर आता तपासणीचं जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा हे सरकार का पळ काढतंय, तर कुठे ना कुठे ही फिक्सिंग यांनी या निवडणुकीत केली आहे हे त्यातून सिद्ध होतं. हे सरकार हे फिक्सिंग सरकार आहे असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. यापूर्वी महाविकास आघाडी सत्तेत असताना जे पक्ष फोडून जे सरकार अस्तित्वात आलं होतं ते सरकार हे अनुसूचित 10चं उल्लंघन करून ते सरकार अस्तित्वात आलं. त्यामुळे मागचं जे सरकार आहे हे मागचं सरकार असंवैधानिक बेकायदेशीर होतं असं सुप्रीम कोर्टाने दस्तूरकृत सांगितलंय. आणि आता निवडणुकीनंतर आलेलं जे सरकार आहे हे फिक्सिंग सरकार आहे. मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ घालून सत्तेवर आलेलं सरकार आहे. हा विषय जनतेपर्यंत आपल्याला सगळ्यांना पोहोचवला पाहिजे. आणि लोकशाहीचं संरक्षण करत असताना हा मुद्दा सगळ्यांनी जाणून घेत असताना या विषयावर मोठं जनजागरण आणि प्रसंगी याचं अभियान आणि एक आंदोलन याबाबत उभं केलं पाहिजे अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. हे आज आम्ही जो धोरणात्मक निर्णय घेतलाय तो या संदर्भामध्ये अभियान सुरू करावं ही आज त्यामागची आमची भूमिका आहे. आणि त्याचं डिटेलिंग जे आहे ते लवकरच आम्ही आपल्यासोबत शेअर करू. सर, आपण मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा एक पत्र दिलं आहे. आता जिथे संधी मिळेल तिथे सरकार धंदा करताय का, व्यवसाय करताय का, पैसे कमवताय का आणि आपल्या बगलबच्च्यांचं ते खिशे भरताय का, असा रोज एक नवीन प्रकरण आपल्या सगळ्यांच्या समोर येत आहे. मध्य प्रदेशच्या व्यापम घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा महाराष्ट्रात होऊ घातलाय. अशा प्रकारचं एक वातावरण सगळ्या स्पर्धा परीक्षांच्या अनुषंगाने आपण बघतोय. आणि खासगी केंद्रावर जाऊन परीक्षा द्या किंवा सुशिक्षित बेरोजगारांनी वारेमाप त्यांच्याकडून पैसे उकळून अर्ज भरून घ्या असं करत असताना नंबर प्लेट ज्या आहेत त्या जुन्या गाड्यांना नवीन नंबर प्लेट देण्याचा घाट घातलाय आणि तो देखील फार मोठा खर्चिक आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा जो जिजिया कर जनतेकडून वसूल करण्याचा जो नवा धंदा, गोरखधंदा जो सुरू केला आहे या विरोधात आमची भूमिका आहे. आणि त्या संदर्भामध्ये ताबडतोबीनं सरकारनं तो निर्णय मागे घ्यावा ही मागणी देखील आम्ही त्या निमित्तानं केली आहे. सोबतच गृहमंत्री हा संवेदनशील असला पाहिजे. झालेल्या घटनेच्या अनुषंगानं त्यांनी तत्परतेने भूमिका स्वीकारली पाहिजे, कारवाई केली पाहिजे. मात्र काल गृह राज्यमंत्री पुण्याला जातात आणि एक असंवेदनशील, अशोभनीय, एक विचित्र आणि माफ करा एक विकृत वक्तव्य त्यांनी जे केलं त्याचाही आम्ही निषेध करतो. अजातशत्रू म्हणून महाराष्ट्राचं भूषण असलेले R.R. पाटील यांना काही भाषीय जे आहे त्या भाषीय अडचणीमुळे त्यांच्या तोंडून एक चुकून वक्तव्य निघालं होतं आणि त्यावर त्यांना सर्वांनी धारेवर धरलं, त्याची आठवण या निमित्ताने झाली. एवढं गंभीर विधान गृहमंत्री पदावरील माणूस कसं करू शकतो? किती ओरडली नाही, किंचाळली म्हणजे काय म्हणायचंय? एका महिलेची अब्रू लुटल्या जाते आहे, त्या विचारीच्या संदर्भामध्ये आरोपी लवकर पकडला गेला पाहिजे, कारवाई झाली पाहिजे, ही घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारली गेली पाहिजे, त्याच्यावर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या पाहिजे, मंत्र्यांनी राजीनामे दिले पाहिजे. मात्र नैतिकता पूर्णतः गुंडाळून या सरकारने ठेवली आहे. याचा हा गत दिवसांमधला हा एक तिसरा अत्यंत बोलकं उदाहरण आहे. धनंजय मुंडे यांनी नैतिकतेच्या आधारावर एवढे त्यांचे वावाडे निघत असताना राजीनामा न देणे, 2 वर्षाची शिक्षा झाल्यानंतरही माणिकराव कोकाटे कृषी मंत्री महोदयांना पदावरून बरखास्त न करणे आणि एक बेताल, बेजबाबदार, विचित्र, विकृत विधान केल्यावरही
कुठल्याही प्रकारचा त्यांच्याबद्दल ओरड न उठणे किंवा त्यांची किंबहुना पाठराखण करणे, ही कोणाची पाठराखण करत आहेत? ते त्या गुन्हेगाराची, बलात्कार करणाऱ्या माणसाची पाठराखण गृहमंत्री करत आहेत. एवढी चीड येणाऱ्या संतापजनक घटना घडत असताना या सरकारने पूर्णतः जी संपूर्ण नैतिकता आहे गुंडाळून ठेवली आहे का, हा एक प्रश्न निर्माण होतो. आणि आमचे जे आरोप आहे की महाराष्ट्राचा राज्यकारभार हा घाशीराम कोतवाल चालवत आहे, याचा पुरावा त्यांनी त्यांच्या बेताल वक्तव्यातून काल कुठे ना कुठे दिलेला आहे. त्यामुळे या घाशीराम कोतवाल गृह विभागातला ताबडतोबीनं त्याच्यातील जबाबदार मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावे, या मागणीचा मी पुनरुच्चार करतो. आणि या बेजबाबदार आणि कुठलीही संस्कृतीचं भान नसणाऱ्या या संस्कृत राज्यमंत्र्यांनी, गृहराज्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी या निमित्ताने आम्ही करत आहोत. सर, हिंदी में बता दीजिए जो आप अभियान शुरू करने वाले हैं, आपका अभियान रहेगा, डिटेल में हिंदी में बता दीजिए. जो महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो सरकार, ये उनका जो काम करने का जो तरीका है वो एक फिक्सिंग स्वरूप का है. ये सरकार इस आम चुनाव के पहले जब सत्ता पे थी तब एनसीपी और शिवसेना को तोड़कर वो सत्ता में आई, और उस वक्त जो कानूनी जो प्रक्रिया है, जो पक्षांतर बंदी का जो कानून है, जो अनुसूची 10 के अनुसार जो कार्रवाई होना चाहिए स्प्लिट की, वो नहीं हुई. और ये सरकार, जो पिछली सरकार जो थी, ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक थी. इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई. बहरहाल बीच में चुनाव हुए, आम चुनाव के पश्चात ये सरकार फिर से आई, मगर इस बार इन्होंने नया हाथखंडा अपनाया और सारे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने हाईजैक किया. और चुनाव का ब्रीद वाक्य, मूल वाक्य और मूल भावना और मूल जिम्मेदारी जो होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की होती है. तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं. उन्होंने जितने वोटर बढ़ाए नए, उतने सारे के सारे वोटिंग जो है वो उन्हीं को मिले. क्योंकि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में महायुति गठबंधन को जितने वोट मिले उतने ही वोट विधानसभा के दरमियान मिले. और 75 लाख वोट जो है वो इस सरकार ने, महायुति की सरकार ने 75 लाख वोट बढ़ाया, और वो 75 के 75 लाख उनको कैसे गिरे, ये धांधली का एक सबूत है. और इन्होंने हर जगह पर जो वहां का रेसिडेंस नहीं है उसके वोट बढ़ाना, एक बिल्डिंग में 7-7 हजार वोटर को दिखाना, इस प्रकार से काम करते हुए इन्होंने मतदाता जो सूची है इसमें बड़े पैमाने पे धांधली की है. इसमें फर्जी जो नाम है उसको बढ़ाया है, और परिणाम स्वरूप ये फर्जीवाड़ा जो है वो उन्होंने चलाया. और इसी फर्जीवाड़े के चलते ये फर्जी सरकार यहां पर सत्ता में बैठी है. इसी को लेकर हमारे जो नेता है और लोकसभा के विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी जी ने अपनी बात को पार्लियामेंट में रखा, और पार्लियामेंट में रखते हुए उन्होंने कुछ किसी एलिगेशन स्वरूप में और प्रारूप में नहीं रखा. कि उन्होंने कहा कि ये देखो ये सब जानकारी है, ये मैं टेबल पे रखते हैं, हाउस पे उन्होंने उसे रखा और कहा कि इसकी जांच होना चाहिए. वहां साक्षात पंतप्रधान महोदय भी बैठे हुए थे, मगर उनकी इस मांग को उन्होंने नकारा. चोर के दाढ़ी में तिनका, ये कहावत जो है वो वहां ये नजरअंदाज उनकी मांग को करते हुए ये वहां हमने सबने देखा. उस पश्चात राहुल गांधी जी ने, जो अलायंस पार्टनर है एनसीपी और यूबीटी, इनके साथ पत्रकार वार्ता करते हुए ये जो हुई धांधली है वो सबके प्रत्यक्ष और सामने रखी. अब इसका अगला जो पड़ाव है वो अगला पड़ाव, क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही सारा मामला है, और आज इन सारी चीजों को लेके एक कैंपेन, एक अभियान महाराष्ट्र में हम छेड़ने जा रहे हैं. और इसी की चर्चा मेरिट पर और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे नहीं हुआ, इसको सारा आज कुछ लोगों के साथ, हमारे कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों के साथ इसकी चर्चा हुई. और हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर आदरणीय सप्पल साहब यहाँ पर आए हैं, डाटा एनालिसिस डिपार्टमेंट के प्रवीण चक्रवर्ती जी आए हैं. उन्होंने इस पर हमें मार्गदर्शन किया, जो जानकारी है उसकी गहराई, और वहां पर धरातल पर हुआ जो अनुभव है, ये डायलॉग आपस में के बीच में एक वहां पर संपन्न हुआ. एआईसीसी के
सेक्रेटरी संदीप जी भी यहाँ पर मौजूद थे और आज इन हमारे एआईसीसी के लीडर्स ने इन्होंने इनके साथ चर्चा करते हुए आने वाले समय में पीसीसी इसको लेकर एक अभियान चलाने का फैसला हमारा आज हुआ। तो पुणे मामले में जिस तरह से योगेश कदम जो है उनका बयान आया उसको लेकर क्या करना? योगेश कदम जो होम मिनिस्टर, स्टेट ऑफ होम मिनिस्टर है, उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो घिनौना एक स्टेटमेंट आया। यहाँ के लोक नेता आर पाटिल जी से कुछ शब्दों में कम ज्यादा होने से पूरे देश में एक आवाज उठी थी, मगर वो तो एक स्थितप्रज्ञ और एक अजात शत्रु आदमी थे। आज गृह मंत्री ने इतना घिनौना स्टेटमेंट करने के बावजूद आज सरकार उनसे कोई जवाब नहीं पूछ रही। वो कहने का उनका मतलब क्या है? एक बहन पर, एक महिला पर बलात्कार होता है और ये उसको पूछ रहे हैं कि तुम चिल्लाए क्यों नहीं। इतना असंवैधानिक स्टेटमेंट इसके पहले महाराष्ट्र में कभी सुना नहीं था। वो आखिर किसकी साइड ले रहे हैं आप? वो किसकी हिमायत कर रहे हैं? जो रेपिस्ट है, जो गुनहगार है, वो उसकी तरफ से बात कर रहे हैं। उनको शर्म आना चाहिए इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना जो स्टेटमेंट करते हुए, और शर्म आते साथ उनका जो होम डिपार्टमेंट है ये कुछ काम नहीं कर रहा। जो गलत तरीके से जो काम करने वाले लोग हैं उन पर किसी प्रकार का कोई वो कानून का कोई संबंध उनसे नहीं रहा और कानून को वो आए दिन वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे में ये उनका जो स्टेटमेंट है ये सीधा चिन्हित करता है कि महाराष्ट्र का जो गृह विभाग है ये घाशीराम कोतवाल चला रहा है और घाशीराम कोतवाल इस प्रकार से घिनौने हरकतें करता था और वही घिनौने हरकतें अभी होम डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रही है। इस्तीफा तो उन्होंने देना ही चाहिए नैतिकता का आधार पर, मगर नैतिकता जो है वो नैतिकता से ये सरकार का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि नैतिकता के आधार पर जो संगीन जिन पर बहुत सारे आरोप हुए हैं वो धनंजय मुंडे, इन्होंने नैतिकता के आधार पे तो बहुत पहले राजीनामा देना चाहिए था, वो राजीनामा नहीं दे रहे। इस नैतिकता के आधार पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनको कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, मगर उसके बावजूद वो इधर उधर भागते घूम रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो नैतिकता का और इनका तो कोई इनका वास्ता ही नहीं रहा। और ये मिनिस्टर ने भी नैतिकता के आधार पे तो रिजाइन करना ही चाहिए, मगर रिजाइन की मांग करना तो बहुत छोटी बात है। वास्तव रूप में इनको तो बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारी मांग है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक सरकार जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? ये फिलहाल की जो सरकार है ये झगड़ा लगाने का और 2 वर्गों में हमेशा तनाव किस प्रकार से रहे ये उनकी राजनीति रही है। तो पोलराइजेशन करते रहो भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये उनका आए दिन का गोरख धंधा बना हुआ है। और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ये स्थिति संभालने में ये नाकामयाब है। रहा बेरहाल महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब कर्नाटक की भूमिका को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की भूमिका काफी साफ है और महाराष्ट्र की जो जनभावना है उसके साथ है। सर, आपने कहा वोटर लिस्ट बढ़ाई गई है, तो ममता बनर्जी का भी बयान आया कि पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट बढ़ाई गई है, इसको लेकर हम धरना करेंगे। किस तरह से पूछते हैं? देखिए, 2 अलग अलग सवाल, महाराष्ट्र का और बंगाल का और दिल्ली का। महाराष्ट्र में हमारा स्पष्ट मानना है कि वोटर लिस्ट को लेकर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से उसको हैंडल करना था वो नहीं किया है। इसलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने केवल एक डिमांड इलेक्शन कमीशन से की थी कि हमको आप वोटर लिस्ट का डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो ताकि हम उसका विश्लेषण करके नतीजे पर पहुंच सकें। हम आरोप नहीं लगा रहे थे, हम विश्लेषण करना चाह रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीना हो गया, चुनाव आयोग ने अभी तक डेटा देने से मना किया है। और 2 दिन पहले जब हमारी अर्जी हाई कोर्ट दिल्ली में आई तो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने लिखित में एफिडेविट दिया है कि अभी 3 महीने बाद वो इस पे फैसला करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे तमाम जो वोटर लिस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है,
वो सारी वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन के सर्वर में है, उसमें कोई पुरानी लिस्ट में बदलाव तो करना नहीं है। और ये एक बहुत छोटा सा कॉपी पेस्ट करके एक पेन ड्राइव पे या एक ईमेल पे देने का मामला है। भारत जो आईटी सुपर पावर देश है, जहां पूरी दुनिया का डाटा बैंक हम हैंडल करते हैं, वहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को देने में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने के लिए 6-6 महीने का समय लगा रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा कर रहा है। और चूंकि अब चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, वो लगातार केवल कांग्रेस पार्टी को लिखित एक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, हमारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो डेटा मांग रहे हैं उसके लिए कोर्ट तक में वो डिले कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय किया है कि अब हम चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर एक अभियान के रूप में सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे और उस सच्चाई को महाराष्ट्र की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है और उस मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था छीन नहीं सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। और आज इसी बारे में हम लोगों की मीटिंग थी कि हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। और ये जो बात है, ये और राज्यों में भी, जब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में इसको उठाया और हमने कहा कि महाराष्ट्र में जनमत चुराया गया है, तो शायद लोगों को इस पे बहुत ज्यादा सवाल थे। लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने में बात करके, राजनीतिक दलें अपने अपने इलाकों में जब देख रही हैं, तो एक पैटर्न नजर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न के आधार पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या तृणमूल हो या दूसरी पार्टियां हो, उनके वोटर्स को हटाती है और नए वोटर जो कि बहुत सारी जगहों में बाहर से लाए जाते हैं, बहुत सारी जगह डुप्लीकेट वोटर बनते हैं, बहुत सारी जगह एक एक आदमी 8-8, 10-10 वोट भी रखता है, उस पे काम कर रही है। तो उस पैटर्न को कांग्रेस पार्टी ने उजागर महाराष्ट्र में किया और राष्ट्र भर में हम इसको लेकर जाएंगे। इसके लिए लेकिन चुनाव आयोग चूंकि सहयोग नहीं कर रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हम अभियान के रूप में जनता को साथ लेकर अब इस सवाल को उठाएंगे। सर एक सवाल है सर, रामदास अठावले का बयान आया कि लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हिंदू को वोट चाहिए, लेकिन महाकुंभ में जाके स्नान नहीं करते। राहुल गांधी के बारे में कहा, उद्धव ठाकरे के बारे में कहा, इस तरह से बयान आया, क्या कहना? रामदास अठावले जी को कितना गंभीर लेना चाहिए, एक अपने आप में एक सवाल है। मगर जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तो आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने इस कुंभ को बंद किया था, तो नेहरू जी ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने सत्याग्रह करते हुए, प्रतिमात्मक डुबकी लगाते हुए उसका विरोध किया था। और आजादी के पश्चात भी कुंभ जो है हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसको लेकर नेहरू जी ने भी उस कुंभ का आरंभ किया था। और आए दिन नेहरू जी को कोसने वाले जो लोग हैं, वो ये संस्कृति और इस गरिमा को ध्यान में नहीं रखते। कल कुंभ का समापन हुआ और हमेशा कुंभ के समापन के समय अगला कुंभ जहां होता है, वहां जो 16 अखाड़े होते हैं, वहां जाकर सरकार ने उनको न्योता देने का एक संस्कृति, एक परंपरा जो है वो कांग्रेस के ही माध्यम से कहीं ना कहीं स्थापित हुई थी। मगर ये अपने आप को मुंह में राम और बगल में छुरी वाले जो सरकार है, इनमें से कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जाकर इन्होंने ये अखाड़ों को निमंत्रित नहीं किया। ये तो उलझे हुए हैं कि नासिक का जो मिनिस्टर, गार्डियन मिनिस्टर कौन रहेगा, क्योंकि नासिक में क्या होने वाला है, तो नासिक में अभी एक बजट अलॉकेट होगा 2-3 हजार करोड़ का, और उसका जो ठेका है हमारे चमचों को, हमारे चेलों को, हमारे पार्टी को, कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, इसके ओढ़ में लगे हुए हैं। तो ऐसी जो असंस्कृत, जो देश की जो ताना बाना गंगा जमुनी तहजीब से जिनका इत्तेफाक नहीं, उन्होंने इस प्रकार से बयान करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी लेकिन गए थे, राहुल गांधी और जी मैं बोल देता हूं। नरेंद्र मोदी जी को ये 11वां साल हो गया है प्रधानमंत्री के तौर पे। उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस बीच में कई कुंभ हुए। 2012 का कुंभ हुआ इलाहाबाद का, हरिद्वार में पूर्ण कुंभ हुआ 2010 में, फिर 2021 में हरिद्वार में कुंभ हुआ। क्या उन किसी कुंभ में नरेंद्र मोदी गए थे? ये हमारा सवाल। वो नहीं गए थे। क्या इस कुंभ में मोहन भागवत गए? जो अभी कुंभ हुआ, आरएसएस के हेड, आरएसएस कितने लोग गए? तो ये लोग क्या तब हिंदू नहीं थे? हमारा सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह पिछले कुंभ में स्नान करने नहीं गए, तो तब उनका हिंदू धर्म के प्रति क्या मत था?
एक पैकेजिंग करके केवल ये करना, उस कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाना जिसके नेता अलग अलग वक्त में कुंभ में गए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो सोनिया जी रही हों, उनसे ये सवाल पूछने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं से, प्रधानमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से और आरएसएस के आरएसएस के सर्वोच्च नेता हैं मोहन भागवत, उनसे पूछना चाहिए कि ये प्रेम अभी क्यों जागा है, इसके पहले वो इन चीजों में क्यों नहीं गए थे। साहेब, एक प्रश्न असा उपस्थित आहे, योगेश कर्मांच्या हा सांग, विचार एक प्रश्न असा आहे की योगेश कर्मांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे की त्या स्ट्रगल काही दिसत नाही, तर उद्या याच वक्तव्याचा आधार घेऊन आरोपी निर्दोष सुटू शकतो का? आणि आता त्यामुळे एक कॉम्प्लिकेशन निर्माण झालं. मी आपल्याला आधीच सांगितलं की हे अत्यंत असंवेदनशील आणि संपूर्णतः चुकीचं त्यांचं हे वक्तव्य आहे. असंस्कृत, बेकायदेशीर आणि जबाबदारीवर बसलेल्या माणसांनी अशा प्रकारचं वक्तव्य करणं हे याच्यासाठी याचा निषेध करण्याकरता शब्द नाहीत. आणि हे सांगत असताना सांगितलं की बाजू कोणाची घेतात आहे, आरोपीची बाजू घेताय का? त्यामुळे आरोपीला मोकळं रान सुटावं आणि आरोपी मोकळा सुटावा म्हणून त्यांनी केलेलं हे विधान आहे का, हाही प्रश्न या निमित्तानं आहे. आणि याच्यावर त्यांना बरखास्त केलं गेलं पाहिजे. त्याच्यावर खूप चर्चा होऊ शकते, मात्र हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे, एका तरुणीच्या बलात्काराचं आहे. त्यामुळे याचे अनेक कांगोरे आहेत, मात्र हे सगळे कांगोरे जे आहेत हे आपल्याला समाजापुढे याची चर्चा नको. आणि आरोपीला सरळ सरळ यांची हे मदत करत आहेत, त्यांची बाजू घेत आहेत, हेच या त्यांच्या वक्तव्यातून सिद्ध होत आहे. नामदेव ढसाळबद्दल सेन्सॉर बोर्डाचं म्हणणं आहे की कोण नामदेव ढसाळ, सेन्सॉर बोर्ड विचारते. त्यांचा एक चित्रपट त्यांच्याकडे सेन्सॉरसाठी गेलेला आहे आणि सेन्सॉर बोर्ड विचारते की कोण नामदेव ढसाळ. आता नामदेव ढसाळ कोण हे आता कालच मराठी भाषा दिन झाला आणि आता कोण नामदेव ढसाळ, तर आता हे विचारणारा कोण हाच विचारण्याचा एक प्रश्न उपस्थित होतो. मी थोडं आपलं राहील, मी पुढच्या आठवड्यात पुन्हा आपल्याला भेटतो. प्रवीण चक्रवर्तीजी पण या सगळ्या संदर्भामध्ये त्यांचा मोठा अभ्यास आहे. तर मला असं वाटतं की आजची जी आपली पत्रकार परिषद आहे ही या मतदार यादीतल्या धांदलीच्या अनुषंगानं महत्वाचा आशय आणि विषय तो आहे. मात्र प्रसंगानुसार आपल्या प्रश्नांची उत्तर दिलं पाहिजे. तर मी त्यांना विनंती करतो ते या सगळ्या विषयाच्या अनुषंगानं आपलं वक्तव्य करतील. Good evening. Good evening. See, first we have to understand that the discussion that we are having today is not just an issue for the Congress party or Maharashtra, but it's an issue for India as a democracy. Somebody asked, what did the Bengal Chief Minister say yesterday? Some other person asked, what happened in Delhi? It is very clear that in Maharashtra there was a playbook of the BJP along with the Election Commission of India to win an election. Usually in a democracy, we win an election by winning people's votes. Here, they have won an election by putting people's votes, by adding voters. And we are not saying this loosely. We are saying this with all seriousness. We have clear data, facts, information that we have taken from Election Commission itself and asked the question, how is it that you added more new voters in 5 months than in 5 years before? Between Lok Sabha and Vidhan Sabha, how did you add more new voters than you did in 5 years before? It has never happened in India's electoral history. Never happened before. How did you do that? Who are these voters? How did all these voters just vote for the Mahayuti alliance? It is very, very clear that there was nothing like a wave of some scheme, Ladki Behan or Ladli Behan scheme or any of that. All that was a smokescreen. And so, this issue has been taken very, very seriously by the Congress party leadership.
My colleague Gurdeep Sapalji and I were there in that delegation to the Election Commission, where the previous Chief Election Commissioner was present, and we presented this data and facts and asked him questions. This was December 3rd, 2024. There was no answer. We wrote letters, no answer. The leader of the opposition of India raised this in Parliament, in Lok Sabha, and asked a question. No answer. There was a press conference that was held along with the alliance partners. No answer. But the Congress party is not going to let this go. Because, like I said, this is not about the Congress party alone. This is not about Maharashtra alone. This is about India's respect, reputation, and credibility as a democracy in the world. एक सवाल है कि आपने जो पत्र लिखा है पुराने वाहनों के जो नंबर प्लेट है उसको लेकर क्या मांग है आपकी, और आपने कहा कि जिजिया कर ये सरकार कितना करती है। क्योंकि बात सीधी है कि सरकार का काम होता है सुविधा को मुहैया कराना, और जो कानून बनते हैं वो जिस दिन बनता है उसके आगे उसको लागू करना। मगर आए दिन सरकार जो है वो कारोबार और धंधा करते हुए दिख रही है कि छोटी छोटी चीजों में से वो पैसे अपने जो बगल बच्चे उनको दिलवाने का प्रयास करती है। व्यापम से भी बड़ा जो कांड है वो बेरोजगारों की भर्ती को लेकर हो रहा है। प्राइवेट जगह जाकर एग्जाम होना या जो जब अर्जी करते हैं तब ज्यादा पैसे लेना, इस प्रकार से प्राइवेटली काम हो रहा है। उसी प्रकार से जो पुरानी गाड़ियां हैं 2019 से भी पहले, उनको ये महंगी नंबर प्लेट दिलवाने का क्या मतलब आया? आप जब से कानून बना उससे आगे करो। तो एक तरीके से जिजिया कर ही लगा रही है सरकार और बेफालतू पे लगा रही है, तो इसको हटाया जाए। आने वाले बजट सत्र में एक मांग उठ रही है कि कर सके एलओपी अपॉइंट करना चाहिए, तो क्या एनडीए में कोई कंसेंसस है कि बिना अपोजिशन बात? कंसेंसस है, हम 7 चुनाव लड़े, हमारे बीच में कोई फर्क नहीं, और सारी जो हमारा ये विधायक दल की जो सारी नेता है वो उसको अन्य दलों के साथ बातचीत करके इसको अपनी भूमिका रखें। ओके, थैंक यू।